नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सोचिए आप, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी ने मुझसे कहा था, एक नहीं कई बार कहा था, कैमरे पे कहा था कि सुबह सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए राम माधव संघ के प्रचारक उनके यहाँ पहुंचे। रिलायंस की करोड़ों की फाइल की डील का मामला था। मामला तूल पकड़ा, सीबीआई में गया। राम माधव से तो पूछताछ पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन सतपाल मलिक के पीछे सरकार पड़ गई। राम माधव कुछ दिन हाशिए पे गए और फिर अब नितिन नवीन की टीम में उनकी ताजपोशी कर दी गई। सास भी कभी बहू थी का कमबैक हुआ स्मृति ईरानी का। और केपी मलिक साहब, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक, वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी धमकी देकर वापस आई हैं। नफरती चिंटू अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की आईटी सेल का धुआं निकाल दिया गया था। ऐसी तमाम बातों की चर्चा दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के साथ मेरे शो में जरूर देखिए। चलते हैं उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मलिक जैकेट साहब आज आपकी जो है मुंबई अंदाज वाली है, बहुत बढ़िया जी। मलिक साहब, कल ही आप कह रहे थे, आज सुबह शो आपका लगा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार की, और मैं कह रहा था कि नवीन बाबू को बेचारे को खाली बिठा दिया गया है, टीम तक नहीं बना पा रहे। मजे की बात देखिए कि आज सुबह 6 बजे ये प्रोग्राम लगा, जिसमें कहा गया कि नितिन बाबू टीम नहीं बना पा रहे हैं, निकाल के अलमारी से उनको अध्यक्ष तो बना दिया गया। और मैं हैरान, उसके कुछ घंटे बाद टीम की घोषणा हो गई। सबसे ज़्यादा मैं चौंका, और मेरा यकीन इस बात में और बढ़ गया कि बीजेपी बड़ी मतलब की दोस्ती करती है। जैसी काम निकलता है, दूध में पड़े ऐसे मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसी फेंक देते हैं। अमित मालवीय इतना नफरती नेता, जिसने नफरत की पूरी दुकान खोल दी, और मेरे झूठे तथ्य दे दे के उसने सोशल मीडिया आईटी सेल संभाली। लेकिन इस बार कांग्रेस की जो मीडिया सेल थी, सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम ने धुआं निकाल दिया अमित मालवीय का। और फिर बीजेपी ने तरस नहीं खाया, अमित मालवीय को लात मार के, सॉरी बुरा मत मारिएगा, लात मारना मतलब वैसी वाली डिशुम डिशुम वाली लात नहीं है, लेकिन लात मारना मतलब भगा दिया। अमित मालवीय टीम में नहीं है। सास भी कभी बहू थी का कमबैक हो गया। अमेठी में घमंड तोड़ा था बहुत मैडम का, मैडम बहुत दिन गायब रही, लेकिन फिर दोबारा से कमबैक हो गया। यूपी से 7 पदाधिकारी बनाए गए हैं। बाबा से निपटना है, योगी से निपटना है, तो इतनी भारी भरकम फौज चाहिए ही थी मोदी जी को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो नाम है, उसमें एक नाम पे मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी ने मुझे कहानी बताई थी कि जब वो गवर्नर थे, तो एक दिन सुबह ही सुबह 6-7 बजे, मुंह भी नहीं धोया था, पेस्ट भी नहीं किया था, राम माधव भागे भागे उनके पास आए। करोड़ों की फाइल की डील थी, और सतपाल मलिक जी ने मुझसे कहा कि उनसे कहा गया इसमें करोड़ों का फायदा हो जाएगा, रिलायंस की डील है। और मलिक साहब तो अपने मलिक साहब थे, उन्होंने भगा दिया। तो बात का खुलासा और कर दिया, सीबीआई जांच हुई। राम माधव कुछ दिन तक तो हाशिए में रहे। फिर राम माधव का एक विदेश का बयान भी बहुत वायरल हुआ, और राम माधव जो संघ की तरफ से प्रचारक थे, वो करोड़ों की डील करा रहे थे कश्मीर के ठेकों में। कश्मीर के गवर्नर आज भी विवादों के घेरे में हैं। मनोज सिन्हा उन पर एक अलग से शो करेंगे हम। लेकिन उन राम माधव की ताजपोशी हो गई, यानी दागदार चेहरे, यानी हाशिए पर डाले गए चेहरे, और गालीबाज नेता की विदाई। नितिन बाबू की इस टीम पर आपका क्या कहना है मलिक साहब? देखिए संजय जी, जब आपने कल जिक्र किया था, तो हमने तो कल ही कह दिया था कि ये रबर स्टैम्प मात्र है। लिस्ट बन चुकी होगी, इनके साइन करा लिए जाएंगे और लिस्ट जारी हो जाएगी। वही हुआ। बात यह है जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कई लोगों की एंट्री हुई है, कई लोगों को हटाया गया है। सबसे पहले अमित मालवीय का नाम आपने लिया, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। देखिए, अमित मालवीय जी का जितना नींबू निचोड़ना था निचोड़ चुका, उसमें रस बचा नहीं है। वो घिसी पिटी उनकी वही पुरानी जो है
वो क्या बोलते हैं उसको, जो सोशल मीडिया पे डालते हैं पोस्ट, घिसी पिटी झूठी पोस्ट है, वो कब तक चलेंगी वही घुमा फिरा के। और वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली थी, और एक समय ये था कि वो जबरदस्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली थी और राहुल को पप्पू बना दिया था, उसमें बड़ा श्रेय अमित मालवीय को भी जाता है। लेकिन वो तो पप्पू पापा बन के वापस आ गया, और जंतर मंतर पे जो है अमित मालवीय को धूल चटा दी बच्चों ने। तो जो ये सोच रहे थे वो इनके भी चाचा निकले आगे। तो इसलिए इनकी जो जरूरत है वो समाप्त हो गई है। और ये जैसे कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब आप देखिए, घर घर के सबसे अच्छी दीवार पे आप बल्ब लगाते हैं, लेकिन वही बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो सीधा डस्टबिन में जाता है वो। तो अब वो यूज एंड थ्रो वाला मामला इनका हो गया है। ये तो रही इनकी बात। दूसरी बात आपने जिक्र किया स्मृति ईरानी का, वापस आई हैं, और उनके वापस आने की कहानी दूसरी है। वो मुंबई से लिंक करती है। वो वो आई नहीं है या उनको लाया नहीं गया है, वो झटके से आई है और उन्होंने कहा है अगर मुझे नहीं लोगे तो मैं फिर देख लूंगी। तो वो इस तरीके से आई है वो। तो उन पे इससे ज्यादा धमकी तो कुछ कहा धमकी नहीं जा दी स्मृति ईरानी ने, धमकी दी। जी 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 जी, बिना उसके किसको वो आने किसको दी? बिना वो उसमें डिटेल में मत जाइए संजय जी, फिर आपको तो नोटिस आएगा, हमें भी आ जाएगा। अभी छोड़िए इसको, आगे चर्चा अच्छी करेंगे इस पर भी, उनको जमने दीजिए जरा। दूसरी बात यह है कि राम माधव का जो किरदार है, राम माधव को हम लंबे समय से देख रहे हैं कि वो आरएसएस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आरएसएस के प्रचारक हैं, आरएसएस के बहुत पुराने और बहुत प्रमुख नेता हैं वो। और लंबे समय से वो, अगर आरएसएस का कोई भी बयान होता था तो मीडिया से वही रूबरू होते थे लंबे समय तक। और 2012 और 13 में मैंने बहुत बारीकी से इनको तब देखा जब अक्सर हमारी इनकी मुलाकातें गृह मंत्रालय में हुआ करती थी, और चिदम्बरम गृह मंत्री थे, और ये गाहे बगाहे वहां जो है कागज लेके घुमा करते थे। और कागज ये था कि चाणक्य जी जेल पहुंच चुके थे और नंबर 1 की जेल जाने की तैयारियां थी। तो ये वहां पे लॉबिंग और लाइजनिंग करते थे, और कई अधिकारियों के यहाँ इनका आना जाना था, और वहां हम भी जाते थे, तो हमें अक्सर इन चीजों का वहां पता लगता था। तो ये तो वहां से चले हुए हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब चाहे वो कश्मीर की डील हो, चाहे वो मुंबई की डील हो, चाहे वो दूसरी तमाम डीलें हो, चाहे कुछ विदेशों की भी डीलें हो, वो सब इनके माध्यम से होती रही। संजय जी, अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप बात करते हैं जो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, वो विदेशों में तो रजिस्टर्ड है। ऐसा थोड़ा ही ना है कि भारत की तरह आप धमका लेंगे और वहां भी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे उसको। तमाम देशों में रजिस्टर्ड है, तमाम देशों में काम चल रहे हैं संघ के, और ये वहां पे भी टच में रहे हैं, कई देशों में आते जाते रहे हैं। तो एक प्रमुख भूमिका आरएसएस में राम माधव की रही है, और सरकार आने के बाद इन्होंने सरकार के और संघ के बीच में भी तालमेल किया, और संघ के और सरकार के और तीसरे लोगों के बीच में भी इन्होंने बहुत अच्छा तालमेल किया है। उसी का नतीजा था कि हमारे लठमार जाट जो सतपाल मलिक थे, उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोल दी थी। एक थे सतपाल मलिक पोल पट्टी खोलने वाले, बाकी पोल पट्टियां तो कहीं खुली नहीं, ना किसी की हिम्मत है खोलने की। एक दूसरे जाट थे हमारे, जिनको धाकड़ और धनखड़ कहते हैं, लेकिन धाकड़ नहीं निकले ना धनखड़ निकले। वो अरे वो दिवाली है के कहाँ बम आजकल? मलिक साहब वो है कहाँ आजकल? धनखड़ साहब गायब ही हो गए, वो बिल्कुल एकदम वो सीन से गायब हो कोप गए। भवन में वो कोप भवन में है वो। अरे तो वो कितने कोप देर को भवन भवन में रहेंगे? कोई पूछेगा भी उनको, या को भवन में से निकल देंगे सीधे भगवान जी के यहाँ? में अब उनके पूछने की ना अवस्था बची हुई है, ना हालत बची हुई है, ना हिम्मत बची हुई है, ना उनका मुंह बचा हुआ है दिखाने के लिए किसी को। किस मुंह से आपको दिखाएं? आपको याद है मलिक साहब यूं करके हाथ जोड़ रहे थे मोदी जी के? याद है वो सीन? नाक कटा दी थी उन्होंने। जाट लोग तो बड़े मजबूत जाट होते हैं, बड़े मजबूत कौम संजय होती जी, है, उन्होंने नाक ही कटा दी थी। संजय जी उसमें आप ही की क्लिप है। जिस तरह से अभी हम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसी तरह की स्क्रीन पे हम लोग बैठे हुए हैं। सर्दियों के दिन है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। मैं वो क्लिप भूल नहीं सकता। गाए बगाए वो क्लिप राजस्थान वाले मेरे को ही घुमा के भेजते हैं। आपको याद होगा जिसमें हमने कहा था कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट हमारे यहाँ पसंद नहीं करते। और इसी क्लिप ने मुझे बचाया था कहाँ से, जब हमारे गांव में पहुंच गए थे इनकम टैक्स वाले। और इत्तेफाक से वो लड़का राजस्थान का ही था, कमिश्नर।
और जब वहाँ हमारे भाई ने, हमारे भतीजे ने उनको दिखाया कि वो कौन है, क्या बात कराई है, तो फ़ोन फान पे बात कराई, और वो क्योंकि हमारा कई जगह व्हाट्सएप पे मैसेज जाता था, तो वो लड़के ने पता नहीं क्लिप दिख गई, कैसे दिखी क्लिप, दिखी, अच्छा ये है क्या? तो उसने तुरंत सारा उसका माहौल ही बदल गया सर। और फिर मेरे से उसने बात कराई। मैं कहा भाई घर देख लो, और खुदवा खुदबू तो कुछ मिल जाए तो हमें भी दे देना। तो कहा सर शर्मिंदा मत करिए। तो उसने वो उस दौरान से राजस्थान में इतनी पॉपुलर वो क्लिप हुई थी, और आज तक फोन आते हैं संजय जी, और हम कहीं झूठ साबित नहीं हुए। उनका अगर आप क्रियाकलाप देखें वेस्ट बंगाल से लेके दिल्ली तक, क्या हालत उनकी हुई। उन्होंने तो लजा दिया जाट समाज को, उन्होंने जाट समाज को झुका दिया। जाट समाज का जितना अपमान उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया हो। जाट समाज पद के लिए इतना ज्यादा नहीं मरता है। समाज में होते हैं कुछ लोग पद की लोलुपता के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंचते। भाई देखिए सतपाल मलिक भी भाजपा में थे, वो भी गवर्नर बने, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कम से कम अंत में जब उनको लगा कि पानी नाक तक आ गया है, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। और उनकी जो पुरानी गलतियां थी भाई, समाज ये भी पूछ सकता था कि तुम अगर इतने ही दूध के धुले थे तो 20 साल से भाजपा में क्या कर रहे थे। लेकिन ये हुआ कि भाई 20 साल से तो भाजपा की सरकार थी नहीं, भाजपा की सरकार बनी और हमारे सामने इस तरह की चीजें आने लगी, तो हमने तत्काल छोड़ के एक्शन लिया और जाट की तरह दहाड़े हम। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ लोग उनका नाम कम से कम लेते हैं। तो क्या है, धनखड़ साहब का नाम भी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लिया जाएगा? एक तो ये सवाल है। खैर, दूसरी बात राजस्थान से ही करिए, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और हम लगातार दो नाम बोलते थे। उसमें एक नाम की एंट्री राष्ट्रीय टीम में होना संजय जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का नाम अगर राष्ट्रीय लिस्ट में आ रहा है, और वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर रही हैं, तो ये मान सकते हैं कि गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं दबाव में है, और गुजरात लॉबी की नहीं चली है, इसलिए वसुंधरा राजे की एंट्री दिल्ली में हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं समझौता हमारे दूसरे जो क्रांतिकारी संजय जोशी हैं उन पे हो गया है, उनको नहीं लाया गया है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि वो भी शायद आएंगे। अब तीसरी चीज संजय जी ये आती है कि फोकस वापस उत्तर प्रदेश पे हो रहा है, कि उत्तर प्रदेश में जो बाबा का सोटा चल रहा है, बुलडोजर तो आजकल थोड़ा कम हो गया, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि डीजल महंगा है, डीजल में मिलावट भी आ रही है, तो लोड ले नहीं रहा है बुलडोजर। लेकिन जो बाबा का सोटा घूम रहा है, उस सोटे की रफ्तार कैसे कम की जाए, कैसे बाबा को थोड़ा ठीक किया जाए, वो करने के लिए कोशिश की गई है। टीम में फेरबदल, उनके लोगों को हटा के नए लोगों को लाया गया, जो केंद्र के समर्थक या भाजपा गुजरात लॉबी के लोग हैं। राजनाथ की जो लॉबी थी उसको भी, उसके भी पर कतरे गए हैं इस लिस्ट में। हालांकि धीरे धीरे स्टडी होगी, जब इसका विश्लेषण होगा लिस्ट का, तो सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को दिमाग में रखते हुए कई लोगों को लिया गया है। दो मुस्लिम समाज के लोग भी लिए गए हैं। हालांकि बहुत प्रमुख चेहरे तो मुझे नहीं लगते, क्योंकि हमने कोई उस लिहाज से उनका नाम नहीं सुना है। लेकिन दिखाने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी में दो मुस्लिम चेहरे भी हैं और ये भी मंच पे उतरेंगे, तो उसके लिए भी दो चेहरे तैयार किए गए हैं। तो तमाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। और आने वाला जो चुनाव है यूपी का, अब जो 8 साल या 9 साल से बाबा वहां कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो तो फॉर्मूला चलने वाला है नहीं। क्योंकि उस सब फॉर्मूले की हवा तो जो है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो और चाहे वो दूसरी व्यवस्था हो, सबका सबकी हवा निकाल दी है भगवान राम मंदिर के चढ़ावे चोरी ने। वहां पे जो डकैती चल रही है, तो उससे आपकी कानून व्यवस्था भी धरी रही, आपकी आस्था भी धरी रही, तो सब कुछ चला गया। अब हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार के पैटर्न पे होगा। और बिहार का पैटर्न क्या था कि अंत में आपने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए थे। अब 10 हजार में यूपी की महिलाएं थोड़ी ज्यादा, मुझे लग रहा है कि वो मानेंगे नहीं 10 हजार में, तो उनको 50 हजार बताया गया है। अब आप बताइए, अगर ये आपके इलेक्शन से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले आपके अकाउंट में 50 हजार आ जाएंगे, तो महिलाएं तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगी ना। इतनी भी कृतघ्न महिलाएं तो है नहीं वो कि भाई आपका पैसा ले लें, वोट भी ना आपको दें। तो ये फॉर्मूला जो सुपर हिट इनका चल रहा है, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह, और आपके बिहार, और वो ये सब करके, तो उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश का चुनाव करने की आखिरी कोशिश इनकी है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के आप भी हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और मैं वेस्टर्न यूपी के बारे में अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता, देखिए ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मूला असर नहीं करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल खरा उतरेगा और बिल्कुल असर दिखा देगा। मुझे इस पे भी संजय जी थोड़ा संशय है, क्योंकि सवाल अभी से उठने लगे हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा देने के लिए है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे जो लाखों करोड़ में पहुंचता है, अगर लाखों करोड़ों आपके पास चुनाव में खर्च करने के लिए, महिलाओं को देने के लिए है, तो उन्हीं महिलाओं के बच्चे, उन्हीं महिलाओं की लड़कियां जो सड़कों पे घूम रही हैं आज धरना देते हुए, उनकी छतें गिर रही हैं, स्कूल की पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो क्या वो पैसा आप स्कूल ठीक कराने में और स्कूल को संचालित कराने में नहीं खर्च कर रहे हैं? आप टीचरों को नहीं कक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, तो पैसा आप महिलाओं को दे रहे हैं और बच्चों को नहीं दे रहे हैं, उनको अशिक्षित करने पे तुले हुए हैं, तो ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसे में खाली 50,000 से आप चुनाव जीत जाएंगे? इस पे फिलहाल तो मुझे संशय है। अब कल क्या होगा संजय जी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। जी। ये बात तो कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अजीब मोड़ पे चल रही है। एक बड़ी रोचक खबर ये आई कि हर साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में ब्रजेश पाठक जी बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। ब्रजेश जी अटल जी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, धोती कुर्ता भी पहनने लगे हैं वो, उसी स्टाइल में रहने भी लगे हैं वो। उनके प्रिय मित्र थे कुमार विश्वास, वो हर साल फंक्शन में आते थे और कुमार विश्वास अपनी तीखी बातों के लिए जाने ही जाते हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने ब्रजेश पाठक के लिए कुछ ज़्यादा ही थोड़ा तीखा-तीखा बोल दिया, जो ब्रजेश जी को हजम नहीं हुआ। आज सोशल मीडिया पे बड़ा छाया हुआ है कि ब्रजेश पाठक के कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास का नाम नहीं है, अशोक चक्रधर का नाम है। और ब्रजेश पाठक और कुमार विश्वास के बीच की कई कड़ियाँ जुड़ती हैं दिल्ली में। ब्रजेश पाठक की ताजपोशी के पीछे भी कुमार विश्वास, हमारे भाई पत्रकार हेमंत शर्मा, इन सबके बड़े नाम आते रहे, बड़े ताकतवर लोग हैं ये। और हेमंत भाई तो मजबूत आदमी हैं ही, अमित शाह जी के करीबी हैं। महेश शर्मा से लेके बाकी लोग तक, जिसने हेमंत जी के यहाँ दरबार लगा दिया, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। योगी जी भले ही हेमंत शर्मा को पसंद ना करते हो, लेकिन संघ में भी हेमंत शर्मा की बहुत ज़्यादा चलती है। और ब्रजेश जी को तो ताजपोशी कराने में हेमंत शर्मा का बड़ा भारी योगदान भी है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चल रही है कि साहब कुमार विश्वास के साथ ऐसा क्या हो गया? आपने सुनी ये बात? क्या मामला क्या है? आपको पता है कुछ? नहीं, नहीं संजय जी, ज़रूर सुनी है मैंने बात, और ये बात उसी से जोड़ के और उसी तरी से है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, और कल हमारी चर्चा भी हुई थी आपकी बाबा रामदेव वाले मामले पे। बाबा रामदेव की टीम में कुमार विश्वास भी रहे हैं एक समय में, आप याद रखिए। और पलटी मारने वालों में भी ये सबसे आगे रहे हैं, ये भी आपको याद है। तो इसलिए क्या है कि कुमार विश्वास को ज्ञान हो चला है कि अब मामला बनेगा नहीं। और मैं इस बात में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रजेश पाठक ने कुमार विश्वास को नहीं बुलाया। कुमार विश्वास की हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। कुमार विश्वास भांप गए हैं कि शायद मामला पलटने वाला है, और वो रास्ता दूसरी तरफ देख रहे हैं। आप याद करिए कि लखनऊ के आमंत्रण को ठुकरा के वो मध्य प्रदेश के एक आमंत्रण में, कवि सम्मेलन में पहुंचे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की है, वो जताता है कि उनको कहीं न कहीं आभास हो चला है। अब हमारे वो तो है नहीं आजकल रामविलास पासवान जी, जिनको हम मौसम विज्ञानी कहते थे, तो कई मौसम विज्ञानी आए हैं। कुमार विश्वास जी का जो है, वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। तो इनका विश्वास अब कायम नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे, इसलिए ये पाला बदलने के चक्कर में है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रजेश भाई तो सॉफ्ट आदमी है, वो तो अगर आप उनको कुछ भी कह देंगे, हमारी तो खूब बहस भी होती है, हम उनके बारे में चैनल में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो भैया कह के बात करते हैं। और वो अगर उनको शिकायत भी करनी होती है, अरे भैया थोड़ा मुझे क्यों खिंचाई कर रहे हो, मुझे माफ करो ना, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? तो वो तो बहुत सॉफ्ट आदमी है, इसीलिए तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। वो सब मित्र हैं, और मैं कभी भी उनके मतलब किसी की नाराजगी उनसे होते हुए नहीं देखा है। इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट आदमी, आज भी वो मुख्यमंत्री हैं कहने के लिए,
लेकिन जब भी वो लखनऊ रहे या दिल्ली में वो आए, वो चाय बढ़िया पिलाएंगे और ये कह देंगे भैया मैं आपके लिए हाजिर हूँ, और मेरी कितनी औकात है वो आप जानते हैं। किसको चिट्ठी लिखनी है, किसको फोन करना है, किसको क्या कहना है, मैं तैयार हूँ। होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। तो वो तो बड़े साफगोई वाले नेता हैं। उनकी तरफ से ऐसा हो कि वो कुमार विश्वास को ना बुलाएं या आमंत्रण ना दें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं डर गए हैं और ये जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनसे भी कई जवाब तलब हो सकते हैं। आपको पता है कि लखनऊ में आज की डेट में बच्चियां, जिसका मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ, कि जैन अल्फा धरना दे रहा है भाई साहब, और वो जो जैन अल्फा है, वो बड़ा खतरनाक है। तो जैन अल्फा के चक्कर में अगर कुमार विश्वास भी फँस गए तो इनको उनसे उनको सँभालना मुश्किल पड़ जाए, और ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और कुमार विश्वास को आप कुछ भी कहिए, वो इन चीज़ों को समझने वाले आदमी हैं, इसलिए वो पहले ही कन्नी काट लेते हैं और भाप अच्छा, जाते हैं बाद में। ये मलिक साहब, एक चर्चा बड़ी तेजी से चली थी बीच में कि अगर हुँ। योगी हटते हैं तो ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्या उम्मीद है आपको कि ब्राह्मण चेहरा हैं, बहुत दिनों से कोई ब्राह्मण नेतृत्व आगे बढ़ा नहीं उत्तर प्रदेश में, और ब्रजेश मिश्रा और केशव मौर्य जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की खाट खड़ी करने में लगे रहते हैं, ऐसे भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या ब्रजेश पाठक आगे चल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं संजय जी, अगर आप पैटर्न देखेंगे, चाहे आप बिहार का पैटर्न देखिए, चाहे आप बंगाल का पैटर्न देखिए, चाहे आप दिल्ली का पैटर्न देखिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का पैटर्न देखिए, आप राजस्थान का पैटर्न देखिए। इन जितने मैं राज्यों के नाम ले रहा हूँ, जितने मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूँ आपको, इनसे तो काबिल ही है ब्रजेश पाठक। आप किसी भी जितने स्टेट का मैंने नाम बिल्कुल है। लिया है, इन सब में सबसे ज्यादा अनुभव है, सबसे सॉफ्ट है, और भाई सवर्ण को और ब्राह्मणों को का प्रतिनिधित्व तो करते ही है वो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है, तो ब्रजेश पाठक से बड़ा कौन है सरकार में आज। तो सारी वो शर्तें फुलफिल करते हैं। जो एक सबसे बड़ी शर्त होती है कि चाणक्य के करीब होना चाहिए, वो भी है, और हेमंत शर्मा के करीब होना चाहिए, वो भी है। तो उनकी तो सारी चीजें हैं ना वहां पे। हेमंत अब हेमंत अब ये, हेमंत भाई भी बड़ा मजबूत कारक है। अरे बिना उनके नहीं चल सकता ना वहां पे मामला। तो इसलिए क्या है कि कोई भी उनके विरोध में, ब्रजेश पाठक के विरोध में नहीं आएगा। तो मैं इस संभावना से कतई इंकार नहीं कर सकता संजय जी। और बल्कि ये बात आपने छेड़ दी है, मैं तो संभावना ज्यादा देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मैं बार बार आपको बिहार पैटर्न की बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ, और जो हम सुनते हैं लोगों से, और हम भी विश्लेषण करते हैं, कि बाबा को अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर करते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। चुनाव तो आपको बाबा के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। तो बाबा का प्रयोग ये नीतीश कुमार के स्टाइल में करना चाहते हैं कि बाबा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और बाद में जो है बाबा को हटा के दिल्ली ला के या मठ पे भेज के या दूसरा को शाम दाम दंड भेद करके और किसी अपने खास व्यक्ति को कुर्सी पे बिठाया जाए। तो उस कुर्सी पे बैठने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई है, तो वो तो ब्रजेश पाठक है आज की डेट में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में पता तो लगता नहीं है कि पर्ची कोई नई निकल आए। जी। एक वो हुआ करते थे मिस्टर सहाय, जमीनों के बड़े कारोबार में थे, और कहा जाता है कि वो हेमंत भाई के भी एक टाइम में करीब तक, तो पता नहीं, शायद शायद अलग अलग हो गए हैं, मुझे पता नहीं। तो वो जमीनों के धंधे में थे, और वो साय साहब एक संगठन मंत्री का नाम ले दिया करते थे। ये कड़ी अभी भी जुड़ी हुई है, ये कड़ी टूट गई है, क्योंकि ये बड़ी ताकतवर कड़ी थी ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, पैसे में, ठेके पट्टे में, ईडी में, इनकम टैक्स में। ये कड़ी अभी चल रही है, ये कड़ी टूट गई है केपी मलिक साहब। संजय जी देखिए, ऐसा है कि ये जो चर्चा को आप दूसरी तरफ ले गए हैं, उसमें तमाम नाम हैं। उसमें संजय शेरपुरिया का भी नाम आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये जो है बहस को इधर से हटा के उधर राजनीतिक बहस करें, और नितिन नवीन जी और योगी बाबा पे के सोटे पे जिक्र करें, अमित शाह जी पे इस बात चर्चा पे करें। एक बड़ा बड़ा ये मुझे दूसरी दूसरी बात पे। हेमंत शर्मा जी का जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, हाँ उस पर हाँ, हम बढ़िया ज्यादा बढ़िया। चर्चा ना करें, क्योंकि दी पता चले वो
वो उपाध्याय जी को छोड़ के हमारी तरफ भी तोप का मुंह घुमा दे फिर। अभिषेक उपाध्याय को छोड़ के अभिषेक हाँ, उपाध्याय भी फिर हम और गजब आप उसके टारगेट पे अभिषेक उपाध्याय भी गजब का आदमी है भाई। उसने नंद की तरह चोटी बांधी और सरकार की लंका लगा दी। और ऐसी बिल्कुल। वैसी लंका लगाई, अभिषेक ने ऐसी वैसी लंका लगाई, पूरी लंका लगा दी। और मुझे तो वो नहीं केशव संजय मौर्य जी, का इसमें याद आ रहा है। इसमें नहीं, इसमें केशव आज मौर्य कोई में कुछ भी कहे, देखिए मंदिर में चढ़ावा चोरी का, मंदिर में डकैती का, अगर कोई आगे लाने वाला कोई है और उस पर इसको आप ये मानेंगे कि भाई इस घोटाले का खोलने वाला पत्रकार से जो वो विशेष प्रमुख रूप से अभिषेक जिसका नाम लिया जाएगा वो अभिषेक उपाध्याय का आएगा। कई बिल्कुल लोग सही हो है। सकते हैं, और अब हालांकि मैं तो उनको भी हिम्मत ही मानता हूँ कि अयोध्या में रह के वो दो प्रिंट के पत्रकारों ने हिम्मत करी है, सारी चीज करी है, लेकिन उन्होंने ठीक एक है। सीमित दायरे में करी है। वो हाँ नहीं, पुराने अभिषेक ने सिस्टम बढ़िया वाले करा। लोग थे, लेकिन जिस अभिषेक ने तरह बढ़िया से करा। अभिषेक ने हिम्मत करके सारी चीजें की हैं, भाई वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे समय में एक पत्रकार का यहाँ तक जाना, सैल्यूट है उपाध्याय को। बढ़िया जी। बढ़िया। अब मैं आखिर में एक सवाल पूछता हूँ कि वही मेरा फेवरेट डायलॉग कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो मेरा प्रिय डायलॉग है मलिक साहब, और वही हुआ। प्रधानमंत्री जी ने दिमागी नक्सलवाद क्या किया, पार्टी बन गई। ट्विटर पे दिमागी लाखों लाखों लोग काकरोच पार्टी की तरह सब्सक्राइबर होते चले जा रहे हैं। अब दिमागी नक्सल के नाम पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, लोग उसके भी मेंबर हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये नौजवान इतना मजबूर कर देंगे, प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज ही ना निकले? क्या चाहते हैं ये लोग? बेचारे प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसकी ऐसी तैसी कर दे रहे हैं ये लोग। दिमागी नक्सल, मैं नक्सल ही हूँ क्या नारा चल गया और भयंकर तरीके से ब्रांडिंग होने लगी। क्या सीन है इसका? संजय जी, देखिए ये शुरू वहां से हुआ कि जब आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़े हल्के अंदाज से ये कहा कि भाई ये सब कॉकरोच हैं, और वो बड़ा चुभा लोगों को, बड़ा खराब लगा हम जैसे लोगों को भी। लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन में कह दिया, चर्चा में कह दिया, इससे ज्यादा हम क्या करें। लेकिन युवाओं ने मौका आने पे जिस प्रकार से उसको हथियार बना के प्रयोग किया है, उसी हथियार में सब लोग फंस गए। आप ये मत मानिए कि चीफ जस्टिस बच चुके हैं, अभी चीफ जस्टिस घिरे हुए हैं इसमें। और ये जो हैदराबाद वाला मामला हुआ था, ये जो मामला इतना बड़ा हैदराबाद वाला हुआ है, चीफ जस्टिस इसमें आगे आ गए और उन्होंने उनको कहा, मनन मिश्रा को, कि आप कौन होते हैं। अगर ये थोड़ा भी मामला बढ़ जाता तो ये आंच जो इसकी थी, ये आंच चीफ जस्टिस तक भी पहुंचती। हालांकि मनन मिश्रा का अभी भी निपटना इसमें तय है, मैं ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो जुमले करते रहे हैं, आप बताइए, किसानों को आप आंदोलन जीवी कह रहे हैं, ये क्या अच्छा वर्ड है? आंदोलन का अधिकार तो हमारे लोकतंत्र में है, हमारे कानून में है, हमारे संविधान में है कि हम अपनी आजादी से बात कह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि हमने आंदोलन करके ही अंग्रेजों को यहां से भगाया है, और आप हमें आंदोलन जीवी बता रहे हैं अगर कोई आवाज उठाते हैं। और ये आंदोलन जीवी 2014 के बाद ही बने लोग। जब आपकी पार्टी आंदोलन कहीं करती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, तो वो कौन से जीवी होते थे? वो परजीवी होते थे। तो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अब इन्होंने जो ये नया नक्सल लाए हैं, ये लोगों ने संजय जी चीजें अंदर से निकालना शुरू कर दिया है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक व्यक्ति ने रिपोर्ट निकाली और उसने 2012, 2009 से 2008 से लेके आज तक की रिपोर्टें निकाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रतिनिधिमंडल कोश्यारी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में चाइना जाते रहे हैं। जो वहां पे वर्तमान सरकार है, उससे ट्रेनिंग लेने के लिए कि भारत में भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से शासन चलाना चाहिए या किस प्रकार से राजनीति करना चाहिए। और वहां पे जो वर्तमान सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि हम माओवाद को भी मानते हैं और हम जो है दूसरे जितने वाद हैं सबको मानते हैं। तो ये कह के तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही कह रहे हैं, इसका मतलब वो खुद माओवादी है। नक्सलवाद आपने पहले अर्बन नक्सलवाद का नारा दिया था, जुमला छोड़ा था। उस जुमले पे सवाल पूछा गया था संसद में, अमित शाह से सवाल पूछा गया था। इन्होंने कहा था इसकी कोई परिभाषा नहीं है, अर्बन नक्सल कुछ नहीं होता है। कोर्ट में भी ये सवाल पूछा गया और सरकार ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, और आप फिर नया लेके आ गए हैं। तो ये अब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होके अगर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और छोटे लेवल पे उतर आए हैं,
तो ये प्रधानमंत्री की मानसिकता को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ के वहाँ पे इतने छोटे और आपसी सियासी मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये तो आप किसी रैली के अपने भाषण में कह सकते थे। ये तो आपके किसी मीटिंग में आप कह सकते थे। ये तो आप कोई संबोधन दे सकते थे। आजकल तो आपके पास ट्विटर और दुनिया भर के हैं, आजकल तो आप वीडियो बना के खुद ही डाल देते हैं। लाल किले पे खड़े होके आप कह रहे हैं, जहाँ पे आपको अपनी रणनीति बतानी होती है, विदेश नीति बतानी होती है, विदेशों को अपनी बात पहुँचानी होती है, वो तो उसका प्लेटफ़ॉर्म है। आपने उसको राजनीतिक मंच बना दिया। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इससे प्रधानमंत्री को लगता है कि प्रधानमंत्री का ऑरा धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी हिले हुए हैं। हालाँकि कई लोगों ने तो और भी खराब टिप्पणी की है। मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उस तरह की टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात यही बनते जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप सोचिए, जिन लोगों पे दाग लगे हों, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नेतृत्व में काम करने के लिए संगठन की टीम में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? मोदी जी वसुंधरा राजे को क्या ला सकते थे? इसका मतलब संघ ने अब सब कुछ संभाल लिया है। तो क्या मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान तैयार है? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।